अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हम 14 अगस्त में दाखिल हो चुके हैं और 14 अगस्त यूं तो हमारी आज़ादी का दिन है। हम सब बहुत सारे लोग बड़े जोश जज्बे से मनाया भी करते हैं, लेकिन इस दफा थोड़ा माहौल डिफरेंट मुझे तो महसूस हो रहा है कि एक खौफ है, घुटन है और एक अजीब सा कुछ माहौल महसूस होता है। और इसकी वजह एक तो जाहिर एक सियासी कश्मकश है और इसकी वजह एक मायूसी भी है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इतने बरसों बाद भी जो मकसद था क़याम पाकिस्तान का वो पूरा होता नजर नहीं आता। हमें ऐसा तो लगता है कि हमने शायद अंग्रेजों से आज़ादी हासिल कर ली, हमने एक बैरूनी तसल्लुत से आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन सही मानों में हम आज़ाद नहीं हो सके। उसकी एक वजह तो ये है कि हम माशी तौर पर आज़ाद नहीं हो सके। हम आज तक बैरूनी ममालिक के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनके ऊपर इन्हिसार करते हैं, उनके इमदादों से, उनके कर्जों से हमारा मुल्क चलता है, हम चलते हैं, हमारा निज़ाम चलता है। तो फिर हम कैसे कहें कि हम आज़ाद हैं? फिर जाहिर है कि जो हमें पैसे देता है वो हमसे अपनी मर्जी की काम भी करवाता है, मर्जी की बातें भी बनवाता है और पॉलिसीज भी बनवाता है। तो फिर हम कैसे कहें कि हम आज़ाद हो चुके हैं? और सिर्फ इतना ही नहीं कि हम माशी तौर पर आज़ाद नहीं है, देखा जाए तो शायद हम शख्सी आज़ादी को भी उस तरह अभी तक इंजॉय नहीं कर रहे अपने मुल्क में। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो कैफियत है मुल्क में वो ऐसी लगती है कि जैसे मुल्क का आइन तकरीबन मुअत्तल हो चुका है। पाकिस्तान में अगर मैं हाइब्रिड रिजीम की बात करूं, मैंने पिछले भी आपको किसी व्लॉग में बताया था, तो नंबर 1 पोजीशन है इस वक्त पाकिस्तान की, यानी जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो लीस्ट है तमाम ममालिक में दुनिया के। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत कम है, ना होने के बराबर है, और ज्यादातर जो इस्टेब्लिशमेंट है वही मामलात को देख रही है। तो एक ऐसी सूरत हाल में, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम कैसे कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं, जहां पर आज़ादी इजहार राय भी नहीं है, जहां पर आप इलेक्शन में नहीं जा सकते, आप जाकर इलेक्शन में अपने नुमाइंदे नहीं इलेक्ट कर पा रहे, वो भी हम देख रहे हैं मुसलसल तवालत का शिकार है, पहले 2 सूबों में और अब तो लगता है कि पूरे पाकिस्तान में भी उसमें ताखीर होगी। तो यह सब चीजें आपको एक बात सोचने पे मजबूर करती हैं कि क्या हम आज़ाद हैं? और इसका जवाब हमें यही मिलता है कि हम आज़ाद नहीं हैं। और ये अफसोस की बात है, क्योंकि जो ख्वाब देखा गया था वो इस्लामी फलाही रियासत का था, लेकिन हमें यहाँ ना तो इस्लाम नजर आता है और ना फलाह नजर आती है। नजर आता है तो खौफ, नजर आता है तो घुटन, नजर आती है तो मायूसी। अल्लाह करे कि हम इस सारी सिचुएशन से निकल सकें, लेकिन फिल वक्त ये सारी बातें बहुत ज्यादा एक खौफनाक ख्वाब की तरह हमें नजर आ रही हैं। अल्लाह करे ये ख्वाब जल्द टूट जाए और हम किसी अच्छे मोड़ के ऊपर आंख खोलें तो हमें महसूस हो कि शायद सूरत हाल कदरे बेहतर है, लेकिन फिलहाल ऐसी सिर्फ उम्मीद की जा सकती है। खौफ किस बात का है? मैं क्यों खौफ की बात कर रही हूँ? अभी आप देख लें कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जश्न आज़ादी भी मनाने की इजाजत नहीं है। कोई खौफ है कि पता नहीं वो बाहर निकल आएंगे, कितनी बड़ी तादाद में निकल आएंगे, क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं। क्या है, आएंगे बाहर, झंडे लेंगे, कुछ पापा करेंगे, कुछ मोटरसाइकिलों पे चलेंगे और घर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन एक अजीब से फैसले हैं जो मुसल्लत किए जा रहे हैं, रोक लो, पकड़ लो, दबा दो, ठिकाने लगा दो, बस यही कुछ। जितना आप किसी चीज को दबाते हैं, इंसानी जिबिलत का तकाजा है कि वो उतनी शद्दोमत के साथ उभर कर दोबारा आपके सामने आ जाती है, रिएक्ट करती है। और मोहब्बत में तो ये होता है, जो लोग मोहब्बत कर रहे हैं इस वक्त उन्हें अंदाजा है कि जितना उन्हें रोका जाता है उतनी ज्यादा जज्बात भड़कते हैं। और यही सूरत हाल इस वक्त पीटीआई कारकुनान की नजर आती है, जो नित नए अंदाज से अपनी मोहब्बत का इजहार करने पर मजबूर है। रोका जाता है तो वो कुछ और तरीका इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन मोहब्बत रुकती नहीं है। और यही बात है जो कि ताकतवरों को समझ नहीं आ रही है, और वो मुसलसल एक अजीब सी आप कहते हैं ना, हवा में मुक्केबाजी कर रहे होते हैं, जिसका कोई आपको फायदा नहीं हो रहा होता, और ना आप उससे जीत सकते हैं और ना आप उससे हार सकते हैं। तो ऐसी ही आपकी सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है। एक अफसोस की बात है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की रैलीज निकल रही हैं, वो अपने झंडों के साथ, पाकिस्तान के झंडों के साथ, आज़ादी के साथ जश्न आज़ादी मना सकते हैं, लेकिन पीटीआई वालों को ये सहूलत हासिल नहीं है। तो उन्हें अपने ही मुल्क में ऐसा लग रहा है कि गुलाम सा बनाकर, अछूत सा बनाकर रख दिया गया है, और वो अपने आप को क्यों इतना इनसिक्योर फील कर रहे हैं? अगर कोई शख्स पीटीआई से वाबस्ता है, वो कोई दहशतगर्द जमात नहीं है, ना कोई डिक्लेयर्ड ऐसी बैंड जमात है, तो फिर क्यों उससे वाबस्ता किसी शख्स को छुपना पड़े, या अपनी मोहब्बत का, अपने लीडर से मोहब्बत का, अपने पार्टी झंडे से मोहब्बत का, पार्टी तराने से मोहब्बत का, कोई भी उसको सजा क्यों भुगतनी पड़े, उसका जुर्म क्यों उसको लगे ये सब करना? तो ये एक अफसोसनाक पहलू है। लेकिन इसके बावजूद भी पीटीआई के वर्कर्स हमें एक नजर आते हैं जोश में कि वो बाहर निकलें और कुछ करें, और जब तक ये जोश और उम्मीद उनकी बाकी है
उस वक्त तक ये खौफ ताकतवरों को बाकी रहेगा कि कैसे निमटना इस खौफ से। खौफ उन्होंने डाला हुआ है, लेकिन खौफजदा खुद भी है। तो एक खौफ है, और खौफ देखना यह है कि किसका हावी हो जाता है, किसका गालिब हो जाता है। आगे बढ़ती हूँ जी। आज आपको इस वीलॉग में कुछ बातें भी, सिर्फ लेक्चर ही नहीं है, कुछ बातें और भी हैं, खबरें भी हैं जी। निगरान वजीर आजम तैनात हो गए हैं, लेकिन खुद जो इत्तेहादी जमातें थी उनके अपने ही लोग अब उंगलियां उठा रहे हैं, और ये करेंगे। अब इसके मकसद हैं, इसका मकसद ये है कि एक तो इन लोगों को भी सरप्राइज मिले हैं, बहुत सारे अपने इनकी ख्वाहिशात और अरमान टूटे हैं। जो लोग ये खुद अपने लगाना चाहते थे उसमें इनको नाकामी हुई है, तो इस वजह से भी ये परेशान है। और दूसरी वजह ये भी है कि ये अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मामला से डिस्टेंस भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि जो इस 16 माह में इन्होंने जिल्लत और रुसवाई कमाई है उसका बोझ उठाकर अवाम का सामना करना खासा मुश्किल है। तो कोशिश ये करेंगे कि उस सारी जिल्लत और रुसवाई का बोझ एक दूसरे के कंधों पर डाला जाए। और इसी वजह से अब हमें नजर आता है कि अख्तर मेंगल साहब हैं, वो नवाज शरीफ साहब को एक लेटर लिखते हैं और उसमें बाकायदा शिकवे शिकायत करते हैं कि आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारे लिए सियासत का दरवाजा बंद कर दिया है इस तैनाती से, और हमने आपके साथ चले तो हुकूमत बलोचिस्तान को कुछ ना मिला। हमने देखा कि बलोचिस्तान को कुछ ना मिला, इंसानी हुकूक की पामालियां उसी तरह जारी रही, उसी तरह लोग लापता होते रहे, उसी तरह एक जबरी जो तशद्दुद है उन पर रियासत का वो जारी रहा। तो हमें क्या मिला? फिर उन्होंने ये भी बात की कि जनाब आपने सीखा नहीं माजी से, आप आज भी उन्हीं लोगों की बातें मान गए हैं, कॉम्प्रोमाइज कर गए हैं जिनके खुद आप डसे हुए हैं। तो ये सारी बातें अख्तर मेंगल साहब ने की हैं। और अभी नवाज शरीफ साहब ही खत पढ़ के फारिग ही हुए होंगे तो पीपल्स पार्टी के भी तेवर बदलना शुरू हो गए हैं। अब कुंडी साहब भी ये कह रहे हैं कि जो हमने मर्दमशुमारी की मंजूरी दी ये नहीं देनी चाहिए थी, गलत हो गया फैसला। फिर वो ये कहते हैं कि जनाब बहुत सारी जो कानून साजियां आखिर में की गई हैं उजलत में, ये भी नहीं होनी चाहिए थी, ये भी हमारे गले पड़ेंगी। तो ये सब बातें अब क्यों हो रही हैं? ये बातें इसलिए नहीं हो रही कि इन्हें यकदम अचानक कुर्सियां जाते ही एहसास हो गया कि हो ये हम क्या कर बैठे हैं, जमीर जाग गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि पता उस वक्त भी था कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब ये सब कहने का मकसद ये है कि ये साबित किया जा सके कि हम तो अभी भी बड़े जमहूरियत के लंबरदार हैं, हमने अब अवाम में जाना है तो हम कहेंगे जी हम तो मजबूरन बैठे हुए थे, वरना ये सारे फैसले तो कोई और ले रहा था, PMLN के ऊपर डालेंगे वगैरह वगैरह। तो ये MQM को भी एकदम याद आएगा कि कराची के साथ बड़ी ज्यादतियां हुई, इस हुकूमत का साथ देके कोई फायदा नहीं हुआ, सबको याद आएगा ये सारी बातें। हालांकि इन सब का वो हाल है कि हर हुकूमत का हिस्सा भी होते हैं और फिर उसके बाद दोबारा जाके अवाम में यही रोते हैं कि जी हमें तो कुछ नहीं मिला, और हिस्सा भी बनते और जो बिगड़ते भी हैं। उसकी वजह यही है कि ये बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलने वाली जमातें हैं। उन्हें वहां से इशारा मिलता है उसके साथ मिल जाओ तो उसके साथ मिल जाते हैं, जब इशारा मिलता है कि यार इधर से हट के उधर चले जाओ तो उधर चले जाते हैं। ना इनकी अपनी इस बात में कोई सोच होती है कि कौन मुल्क के मफाद में है और हमें कहीं पे तो स्टैंड लेना चाहिए, और ना किसी में इतनी अखलाकी जुर्रत है, ना कोई इतना बहादुर है यहाँ पर। और जो बहादुर था कोई स्टैंड लेने वाला वो इस वक्त जेल में पड़ा हुआ है। लेकिन आपको ये सारी मुनाफकत अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े आने वाले चंद दिनों में यहाँ होगी और आप बड़ा एंजॉय करेंगे इनकी अब बातें सुन सुन के, कि जिन लोगों को वो 1-1.5 साल पहले की जो कीमतें थी पेट्रोल की, घी की, वो सब महंगी लगती थी, आज अब वो किस मुंह से जाके कहेंगे कि हमने सब कुछ सस्ता कर दिया 1.5 साल में आके, तो क्या जाके कैंपेन चलाएंगे? तो यही करेंगे ना फिर कि दूसरों पर डालेंगे, तो माफिया तलाफियां करने की कोशिश करेंगे। तो ये अब आपको आने वाले दिनों में काफी ज्यादा चीजें होती नजर आएंगी। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर, इमरान रियाज खान साहब के हवाले से आप लोग बहुत जिक्र करते हैं कि मैं उनका जरूर वीलॉग में जिक्र किया करूं। मैं बड़ी बखुशी उनका जिक्र कर सकती हूँ, क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ ये कि एक बहुत पाकिस्तान के मकबूल सहाफ़ी हैं, बल्कि इसके साथ साथ मुझे खुद भी ज़ाती तौर पर उनके साथ काम करने का भी एक मौका मिला है। तो मेरी उनके साथ एक अलग से भी पहचान है, और उनका इस तरह से गायब होना मंजर से बहुत तकलीफ देह है। मैं वक्तन फवक्तन कोशिश भी करती हूँ कि इस सिलसिले में आवाज़ उठाती रहूँ। और मैंने आखिरी वीलॉग में बात भी ये की थी कि शायद उम्मीद है कि इस हुकूमत के जाने के बाद 14 अगस्त को जब इत्तेहादी हुकूमत खत्म हो जाएगी, कोई निगरान हुकूमत आ चुकी होगी, तो शायद 14 अगस्त को उनको भी आज़ाद कर दिया जाए, आज़ादी के दिन। आखिरी खबर तो यही थी। लेकिन अगेन बात वही है कि अगर तो वो हुकूमत के पास होते तो शायद हुकूमत जाते जाते ये उनके ऊपर रहम कर जाती और आज़ादी के दिन उन्हें आज़ाद कर जाती, लेकिन ऐसा है नहीं। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आज़ादी के दिन भी अगर हमें ये जज्बा नहीं आता कि यार जिस आज़ादी के लिए हमने ये वतन लिया था, हम उस आज़ादी के दिन अपने ही शहरियों को अगर कैद रखते हैं तो फिर क्या फ़ायदा इस आज़ादी का? क्यों फिर इतनी जद्दोजहद की?
तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। एक खबर उनके हवाले से गर्दिश कर रही थी एक बैन अल-अक़वामी सहाफ़ी के तवस्सुत से, जिसने साइफर के ऊपर बात करते हुए कहा कि जनाब इसी साइफर के चक्कर में, इस साइफर को रोकने के चक्कर में 2 सहाफ़ी भी मारे गए हैं। और उन्होंने एक तो अरशद शरीफ का भी नाम लिया और फिर दूसरा उन्होंने इमरान रियाज का भी नाम लिया। लेकिन फिर आगे चल के इस बात को उन्होंने कहीं क्लियर किया है कि इमरान रियाज अभी बहरहाल मिसिंग है, तो इसलिए अभी कंफर्मेशन से नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसके बाद से काफी ज्यादा तशवीश की लहर दौड़ गई कि खुदा न खास्ता ये क्या बात हो रही है। लेकिन अभी तक जो हमारे सोर्सेज हमें कंफर्म करते हैं वो यही कहते हैं कि वो खैरियत से हैं, ठीक हैं, जिंदा सलामत हैं। लेकिन अभी आज़ादी का इम्कान उनका कम है। अब तो कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि शायद उन्हें इलेक्शन के बाद ही रिहा किया जाए। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि एक शख्स से भी आप इतना आज़ाद हैं, इतने खौफजदा हैं कि वो आज़ाद शख्स है तो उससे भी आप खौफजदा हैं। तो बड़ी हैरत की बात है कि मामूली से सहाफ़ी से क्यों कोई इतना खौफजदा हो कि उसे पकड़ना पड़े इलेक्शन कराने के लिए, कि जब तक जी इलेक्शन नहीं होंगे तब तक वो क्या बिगाड़ लेगा। ना वो कोई लीडर है, ना वो कोई सियासी रहनुमा है, ना उसने इलेक्शन लड़ना है। उसकी क्या ताकत है, ना उसके पास कोई फोर्स है कि जो वो आपको किसी काम से रोक लेगा। लेकिन आप देखिए कि ये हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और मुझे ज्यादा तकलीफ उन बेहिस सहाफियों पर होती है जब मैं ये देख रही थी वीडियो कि मरियम औरंगजेब साहिबा जाती हैं, उनके ऊपर गुलपाशियां की जा रही हैं, उनके ऊपर फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं और बड़ी क्लैप होती है उनके लिए। तो मैं हैरान हो जाती हूँ ऐसे सहाफियों के ऊपर। अव्वल तो मेरा नहीं ख्याल है कि सहाफी का और हुकूमत का ऐसा ताल्लुक होना चाहिए कि वो गुलपाशियां करके अपनी अकीदत का इजहार कर रहा हो, हुकूमत चाहे किसी की भी हो। मैं मानती नहीं हूं कि कोई सहाफी मदह सराई करता रहे हुकूमत की, ये मेरे लिए मानना काफी मुश्किल है। कोई तारीफ की जा सकती है कि भाई ठीक है, किसी ने अच्छा काम किया, जरूर आप तारीफ करें, लेकिन आप बाकायदा एक ऐसे उसको एजाज दे रहे हो कि जैसे वो पता नहीं क्या आपके लिए कर दिया हो, तो ये समझ से बाहर है। मतलब एक ऐसी वजीर इत्तलात कि जिसके दौर में एक आपका सफ़े अव्वल का सहाफी शहीद हुआ है और वो उसकी कुछ नहीं कर सकी कत्ल की कार्रवाई में कोई, और बल्कि एक बेहिसी नजर आती है उनके चेहरे पर। एक सहाफी 3 महीने से लापता है और वो आके उसके ऊपर तबर्रे उड़ाती हैं, उसकी सहाफत पर क्वेश्चंस करने बैठ जाती हैं। आपने कभी देखा है कि उस औरत के चेहरे के ऊपर जरा सा कोई परेशानी का आया हो कि ओहो मैं वाकई परेशान हूं, भाई होना चाहिए, क्यों नहीं नजर आ रहे हो, पता लगाना चाहिए हुकूमत। बंदा थोड़ी एक्टिंग ही कर लेता है, ये तक नहीं उस औरत ने कभी जहमत की कि कम से कम एक्टिंग कर ली। और उसके अलावा भी 4-5 सहाफी इस वक्त बैन किए हैं, अभी जो लेटेस्ट वो पैमरा का आया है नोटिस, और कितने ही सहाफियों के प्रोग्राम्स बंद हैं। और फिर हर रोज जो नए नए नोटिस आते हैं, उसका नाम नहीं लेना, उसका नाम नहीं लेना, इस इशू पे बात नहीं करनी, ये नहीं करना, ये प्रोपेगेंडा मुहिम है जी, बनी बनाई टिकर्स हैं, सारे छाप दो बैठ के। ये इनकी वजारत इत्तलात है। और सहाफी इस वजारत इत्तलात की वजीर को आके फूल पहना रहे हैं, जी बहुत मेहरबानी आपकी, बड़ा शुक्रिया आपका, फूल पिरसाए जा रहे हैं। और यूं भी इनका ताल्लुक ऐसा था सहाफियों के साथ, मतलब आप फवाद चौधरी से लाख इख्तिलाफ करें, मुझे भी उनकी बहुत सारी बातों में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि मुझे वो हर छोटे बड़े चैनल पर नजर आते थे, अपनी हुकूमत में प्रेजेंस होती थी उनकी, वो बीपर देने के लिए प्रॉपर मौजूद होते थे, हुकूमत का, अपनी हुकूमत का उस वक्त का वर्जन देने के लिए मौजूद होते थे। हमारे भी प्रोग्राम में वो अक्सर आते रहते थे और भी लोगों के चैनल्स पर मैंने उन्हें देखा है, तो वो मौजूद होते थे। इन साहिबा को आप जितनी मर्जी ट्राई कर लें, ये आपसे बात करना पसंद नहीं करती। सिर्फ इनके गिने चुने 3-4 पसंदीदा सहाफी हैं, उनके पास याद भी, आप वजीर इत्तलात हैं पूरे मुल्क की, सारे चैनल्स के लिए आप अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन इनके मिजाज ही नहीं मिलते। अगर आ जाए तो इतनी बदतमीजाना सी इनकी और तकब्बुराना सी इनकी गुफ्तगू होती है कि आप देखें। और ये सहाफी उनके ऊपर गुलपाशियां कर रहे हैं, तो आई डोंट नो ये किस तरह की सहाफत है और कैसे इन लोगों के जमीर जिंदा है। जमीर का कैदी तो इमरान रियाज है, जिसको आज तक भी रिहा नहीं किया गया। आखिर में मैं एक बात करूंगी जनाब कि हम किस फरेब का शिकार हैं। हम इस फरेब का शिकार हैं जो एक वीडियो में हमें नजर आता है। एक वीडियो हमारे नेशनल चैनल्स पे चल रही है वाघा बॉर्डर की, कि जिसमें इंडियन फौजी, वो जो है ना वाघा बॉर्डर पे परेड होती, परचम कुशाई उतारने की तकरीब, उसमें वो जनाब टांग मारते हैं जोर से, सलूट मारते हैं वगैरह, वो पूरा है, वो इंटरेस्टिंग होती है, अच्छी एक एंटरटेनमेंट है वहां पर लोगों के लिए और बड़ा जज्बा भी आता है, कोई दो राय नहीं है इसमें।
मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये प्रॉब्लम है कि जनाब वो इंडियन जो फौजी है उसकी बंदूक नीचे गिर गई और इसके ऊपर एक पूरे चैनल जो है वो खबर चला रहे हैं वीडियो के साथ कि जे देखे वाह जी वाह, हमारा जो जवान था वो बड़ा जबरदस्त था, उसने बंदूक संभाले रखी, दूसरे से जी बंदूक गिर गई। यानी हमने अपनी कौम को किधर लगाया हुआ है? किसकी टांग ऊंची है, किसकी टांग नीचे रह गई, किसकी मूछ का ताव ज्यादा है, किसकी मूछ नीचे की तरफ रह गई, किसकी बंदूक गिर गई, कौन बंदूक नहीं संभाल सका, किसने बंदूक पकड़े रखी, किसका नारा ज्यादा लंबा चला गया, किसकी चीख कम रह गई। यानी आप लेवल चेक करें, ये हमें इन चीजों के पीछे लगाया हुआ है इन लोगों ने कि जनाब ये जैसे बड़ी कोई ग्लोरीफाई करती हैं चीजें, आपको बड़ी कोई ऊंची कौम बना देती हैं, और अगर आप इन चीजों में कहीं को थोड़ी भूल चूक कर गए हैं तो ये चीजें जो है आपको कोई आपके लिए शर्मिंदगी की बात है। मतलब है कि आप सोच का अंदाजा करें कि वो अपने मुल्क को लेकर किधर जा रहे हैं, स्पेस तक में अगले पहुंच गए, उनकी इकोनॉमी आप देखें, ठीक है ना। और आपको मैं एक और बात बताऊं, वर्ल्ड रैंकिंग में इस वक्त वो फौज जिसके ऊपर जो आपकी पब्लिक सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है वो कौन सी फौज है पता है आपको? इंडिया की फौज नंबर 1, यूएस की नंबर 3 है, इंडिया की फौज नंबर 1 है, जिसके अवाम अपनी फौज को ट्रस्ट करते हैं। तो वो वहां पर है, हम कहां पर हैं? हम टॉप 20 में भी नहीं थे इस लिस्ट में। तो आप इस बात पे खुश हो जाएं कि उसकी बंदूक गिर गई और आपकी बंदूक नहीं गिरी। हमारी तो पूरी मईशत गिर गई, हमारे तो अखलाकियात गिर गए, हमारे तो जज्बात गिर गए, हमारे तो ख्वाब गिर गए। तो हम किस किस बात को रोएं? तो हम इसी बात पे खुश हो जाते हैं कि उसकी बंदूक गिर गई। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।